खास प्रोग्राम दिन भर दिल्ली में और आपके साथ मैं हूं शरण। आज हम आपको दिखाएंगे कैसे यूपी सरकार मुख्तार को पंजाब से यूपी लेकर आई है और कैसे एनएसए के मामले पर कोर्ट ने प्रदेश सरकार को झटका दिया है। 120 में से 94 मामले को खारिज कर दिया गया है। प्रदेश और देश में कैसे कोरोना वायरस खतरनाक रूप लेता जा रहा है, यह भी हम आपको दिखाएंगे, तो बने रहिए हमारे साथ इस खास प्रोग्राम में। यूपी से चलता है दिल्ली और दिल्ली से चलता है देश। दिन भर दिल्ली। मुख्तार अंसारी की यूपी में वापसी हो रही। रोपड़ से मुख्तार को बांदा लाया गया है। रिपोर्ट देखिए। क्राइम की दुनिया के बड़े से बड़े गैंगस्टर भी उस वक्त खौफजदा हो जाते हैं जब सामने कानून का फंदा हो और सिस्टम का डंडा सिर पर पड़ने को तैयार हो। गैंगस्टर की फहरिस्त में एक ऐसा ही नाम है यूपी के मुख्तार अंसारी का, जो यूपी सरकार से बचने की तमाम हथकंडे अपना रहा था, लेकिन उसके सारे हथकंडे फेल हो गए और इसे अब यूपी आना पड़ रहा है। पंजाब की रोपड़ जेल से बांदा की जेल में उसे शिफ्ट किया जाएगा और 50 से ज्यादा मुकदमों वाला ये बाहुबली बांदा की जेल में रखा जाएगा। दरअसल 2019 में रंगदारी के एक मामले को लेकर मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल लाया गया था और उसके बाद से वो यहीं बंद था। तभी से यूपी सरकार दोबारा उसे बांदा जेल लाने की कवायद कर रही थी, क्योंकि यूपी में मुख्तार अंसारी पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। वहीं पंजाब में सिर्फ एक रंगदारी का मुकदमा, और यही वजह रही कि बीते 2 सालों में ये यूपी सरकार और पंजाब सरकार के बीच इसको लेकर तनातनी चलती आ रही थी और मामला सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचा था, जहां से उसे यूपी भेजने का आदेश मिला था। लंबे इंतजार के बाद फिर शिकंजे में मुख्तार। पंजाब से यूपी वापस लाया गया गैंगस्टर। 2019 में बांदा से पंजाब पुलिस ले गई थी। रंगदारी के मामले में रोपड़ जेल में बंद था मुख्तार। यूपी में एमपी एमएलए कोर्ट की हिरासत में था मुख्तार। 2019 में बांदा जेल में बंद था मुख्तार। अब जब यूपी सरकार और यूपी पुलिस प्रदेश के सबसे बड़े बाहुबली गैंगस्टर को पंजाब से यूपी ला रही है, तो उसकी सुरक्षा को लेकर भी सवाल उठ रहे थे। लेकिन प्रदेश और सरकार ने बांदा जेल से लेकर उसको लाने तक कड़े सुरक्षा इंतजाम किए हैं और जिसकी मॉनिटरिंग लखनऊ में बैठे अधिकारी कर रहे हैं। जेल मंत्री जय प्रताप ने कहा, मुख्तार को जो सुविधा और सुरक्षा मिलती थी वो मिलेगी। सुरक्षा का पूरा इंतजाम है और उन्हें लाने के लिए जो भी टीम रवाना हुई है वो सुरक्षित तो लेके आएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं। पूरी तरह बदलाव रहेगा। जेल नियम जो है, जेल के नियमों के अनुसार ही जेल में रहना होगा सभी लोग। पहले की सरकारों में जो होता रहा वो मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अब जो भी जेल नियम है उस जेल नियमों के अनुसार ही रहना पड़ेगा। अब एक व्यक्ति बीमार है, उसकी कमर में तकलीफ है और वो उसका इलाज करा रहा है। क्या ये जरूरी है कि अगर वो बीमार है तो वो भी मतलब अपने कदमों से ही चल के कोर्ट पे जाए? अगर व्हील चेयर दी गई तो क्या ये वीआईपी व्यवस्था हो गई? किसी को बैरिक वाली गाड़ी के बजाय एम्बुलेंस में ले जाया गया तो ये वीआईपी व्यवस्था हो गई? उसके बाहुबल का सर नहीं सता रहा डर, उसका डर सता रहा है उसकी लोकप्रियता का। 2 चुनाव से तो भाजपा वहां कैंडिडेट नहीं देती, वो सहयोगी दलों को टिकट दे देती है। निराश हैं, 25 साल से लगातार जीतता है, 3 बार तो पर्चा भरने भी नहीं आया और चुनाव जीत गया। मंडल कारागार सीसीटीवी कैमरों से लैस किया जा रहा है, जहां पर भी थोड़ी बहुत कमियां हैं वो भी पूरी की जा रही हैं।
मुख्तार अंसारी इसके पहले भी मंडल कारागार के बैरक नंबर 15 में रह चुके हैं। ऐसा माना जा रहा है कि उनको इसी बैरक में यहाँ पर रखा जाएगा, लेकिन पहले की तरह किसी भी तरीके की वीआईपी ट्रीटमेंट उनको यहाँ पर मिलेगा, ऐसी संभावनाएं ना के बराबर है। यूपी सरकार की नाक का सवाल बन चुके माफिया मुख्तार अंसारी को यूपी पुलिस वापस लाने में सफल रही और सरकार ने बीते 4 सालों में मुख्तार की कई अवैध संपत्तियों का ध्वस्तीकरण किया है और अब मुख्तार को यूपी लाकर सरकार ने अपने इरादे साफ कर दिए हैं कि वो कानून से खिलवाड़ करने वाले किसी भी अपराधी को कोई छूट नहीं देंगे। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। बसपा नेता मुख्तार अंसारी को अब पंजाब से उत्तर प्रदेश लाने की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो चुकी है। हमारे साथ बसपा सांसद अफजाल अंसारी जी मौजूद हैं, उनसे सीधा बातचीत करेंगे। अफजाल साहब, कई तरह के सवाल उठ रहे हैं, कई जो चीज़ें टीवी पर दिख रही है उस पर भी कई तरह के सोशल मीडिया पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। आपका क्या मत है, आपका क्या स्टैंड है? जिस तरह की बातचीत अभी चल रही है सोशल मीडिया पर और लोग जिस तरह की चर्चा उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं, उन सभी बयानों, उन सभी तर्कों पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये हमारे सोशल मीडिया के जो भाई हैं और जो कुछ एक नई संज्ञा गोदी मीडिया, अब इन लोगों को तो सवाल बनाने का भी अधिकार है, विशेषाधिकार है, और जवाब भी खुद ही बनाने का अधिकार है। मुख्तार अंसारी को उत्तर प्रदेश लाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। मोहाली कोर्ट में भी पेश किया गया और जिस तरह से पेश किया गया, जो फ़ोटो निकल कर आए, व्हील चेयर पे थे, उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। एम्बुलेंस जिनसे उन्हें लेकर गया उस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि एम्बुलेंस उत्तर प्रदेश का है, मुख्तार अंसारी का खुद का एम्बुलेंस है, पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस उनको संरक्षण दी हुई है और तमाम तरह के जो वीआईपी व्यवस्था होती है वो उनको दिया जा रहा है। अब देखिए, पंजाब में क्या है और किस कोर्ट में पेशी हुई, मैं दिल्ली में हूँ। अब एक व्यक्ति बीमार है, अब आप उसके बीमार होने पे भी शक करेंगे। एक भ्रम की स्थिति हमारे मीडिया के भाइयों ने ये बना रखी है कि मुख्तार की 25-30 साल पुरानी जो उसके जवानी के ज़माने की फ़ोटो है, वो लगातार आप कोई भी न्यूज़ मुख्तार से संबंधित बने उसमें उन्हीं फ़ोटो को चलाते हैं। तो एक तरह से पटल पर जो दृश्य, परिदृश्य और जो उसकी पर्सनालिटी दिखाई देती रही है, कल बहुत दिनों के बाद जब वास्तविकता आपको देखने को मिली तो वो आप पचा नहीं पा रहे कि क्या मुख्तार वाकई व्हील चेयर पे है, भाई उसकी कमर में तकलीफ है और वो उसका इलाज करा रहा है। क्या ये ज़रूरी है कि अगर वो बीमार है तो वो भी मतलब अपने कदमों से ही चल के कोर्ट पे जाए? अगर व्हील चेयर दी गई तो क्या ये वीआईपी व्यवस्था हो गई? किसी को बैरिक वाली गाड़ी के बजाय एम्बुलेंस में ले जाया गया तो ये वीआईपी व्यवस्था हो गई? हमें बात नहीं समझ में आती कि आखिर चिंता किस बात की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने एक व्यवस्था दे दी, एक आदेश पारित कर दिया गया, सबको वो आदेश स्वीकार करना है, हम भी उसे स्वीकार करते हैं। अब आप कहिए कि अब आपको बोलना नहीं है, उस आदेश में, उस आदेश को आप क्या समझते हैं? हमारे बहुत से मीडिया के भाई तो खबर चला रहे हैं अब मुख्तार आएगा और रोपड़ से गाड़ी चलेगी और उत्तर प्रदेश के बॉर्डर पे पलट दी जाएगी। अब तो गाड़ी पलटी ही जानी है। कवि लोग कविताएं बना रहे हैं, व्यंग्यकार व्यंग कस रहे हैं, मीडिया के लोगों को मजा आ रहा। बिकरू कांड की भी गाड़ी पलटी गई थी। अब मुख्तार अंसारी गाड़ी से सुरक्षित उनका ट्रांजिट जो उत्तर प्रदेश की जेल के लिए कर दिया माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, वो भी आप शक व शुभा के घेरे में खड़ा कर दिए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय में ने अपने फैसले में तो कहीं ये नहीं लिखा कि उसको ले जाइए और रास्ते में गाड़ी पलट दीजिए
और फिर कह दीजिए वो भाग रहा था। अब सवाल इस चीज का है कि आप यही सब सोच के सीन बनाए थे, या जो इस तरह की योजना, उसको व्हील चेयर पे देखा तो अब आपको शक हो रहा कि अब इसको कैसे बताया जाएगा कि भाग रहा था। परेशानी तो यहां है, जो मन में गुनाह है, उस गुनाह से बनाई गई जो एक खाका है, एक नक्शा है, एक तस्वीर है, उसको भी कहीं से खंडित। अरे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के मंशा में ये कहीं नहीं है कि मुख्तार को जेल ट्रांसफर करके वहां भेजते समय रास्ते में जो जुडिशियल कस्टडी में है, जो स्टेट गवर्नमेंट उत्तर प्रदेश के याचिका के आधार पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा उन्हें सौंपा जा रहा है, क्या है देश में लोकतंत्र की व्यवस्था है या नहीं? कोरोना से हालात फिर बिगड़ गए हैं। हर तरफ खतरा फिर बढ़ गया है। कोरोना ने ऐसी स्पीड पकड़ी है कि 7-8 महीने का रिकॉर्ड टूट गया है। पहली बार देश में अब एक दिन में 1 लाख से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। कोरोना से हालात फिर बिगड़ रहे हैं। हर तरफ खतरा फिर बढ़ रहा है। कोरोना ने ऐसी स्पीड पकड़ी है कि 7-8 महीने का रिकॉर्ड एक बार में टूट गया है। पहली बार देश में अब 1 लाख से ज्यादा कोरोना के संक्रमित मरीज मिल रहे हैं। महाराष्ट्र, पंजाब, छत्तीसगढ़ में हालात बहुत ज्यादा खराब हो गए हैं। देश में अब तक 8 करोड़ से ज्यादा कोरोना वैक्सीन की डोज दी जा चुकी है। इसके बावजूद संक्रमण मामले में रफ्तार रुक नहीं रही है। अब दुनिया में सबसे ज्यादा केस हर दिन भारत में ही दर्ज किए जा रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 24 घंटे में 96,982 नए कोरोना केस सामने आए और 446 लोगों की जान चली गई। हालांकि 50,143 लोग कोरोना से ठीक भी हुए हैं। इससे पहले दिन 1,03,000 नए कोरोना केस सामने आए थे। 1,26,86,067 कुल कोरोना केस है। 1,17,32,289 कुल डिस्चार्ज हुए लोगों का आंकड़ा है। 7,88,223 कुल एक्टिव केस हैं। 1,65,547 लोगों की मौत हुई है। कुल टीकाकरण 8,31,10,926 लोगों को हुआ है। एक समय ऐसा था जब देश में कोरोना संक्रमण की संख्या घटने लगी थी। इस साल 1 फरवरी को 8,635 नए कोरोना केस दर्ज किए गए थे। एक दिन में कोरोना मामले की यह संख्या इस साल सबसे कम थी। देश में अब तक कोरोना वायरस के लिए कुल 25 करोड़ 2 लाख सैंपल टेस्ट किए जा चुके हैं, जिनमें से 12 लाख सैंपल कल टेस्ट किए गए थे। लेकिन हालात काबू से बाहर हो रहे हैं, जिसे देखते हुए दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने 30 अप्रैल तक नाइट कर्फ्यू लगाने की बात कही है और ये कर्फ्यू रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक रहेगा। दिल्ली में बीते दिनों जिस तरह से कोरोना वायरस ने तेजी पकड़ी है, उसको देखते हुए दिल्ली सरकार ने एक अहम फैसला लेते हुए आज से दिल्ली में नाइट कर्फ्यू लगाने की घोषणा कर दी है। दिल्ली में ये नाइट कर्फ्यू 30 अप्रैल तक जारी रहेगा। इस नाइट कर्फ्यू का जो टाइम है वो रात में 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक ये नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा। इस दौरान सिर्फ आवश्यक सुविधाओं से जुड़े हुए लोगों को ही मूवमेंट की अनुमति होगी, जिसमें पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सेज, डॉक्टर्स होंगे, जिनको बिना पास के भी सिर्फ आई कार्ड दिखाकर मूवमेंट की इजाज़त होगी। इसके अलावा मीडिया कर्मियों को भी पास दिखाना होगा। नाइट कर्फ्यू के दौरान जो सब्जी मंडी वाले, फल वाले या राशन लाने ले जाने वाले लोग हैं, उनको छूट होगी, लेकिन उनको भी ई पास बनवाना पड़ेगा। ई पास दिखाकर वो अपना मूवमेंट कर सकते हैं। यूपी में भी कोरोना को लेकर हालात पहले से ज्यादा खतरनाक हो गए हैं। राजधानी लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, मथुरा और प्रयागराज जैसे शहरों में बढ़ते कोरोना के मामले ने सरकार की चिंताएं बढ़ा दी है और सरकार ने टेस्टिंग और ट्रेसिंग के मामलों को बढ़ा दिया है। इसके साथ ही यूपी के स्वास्थ्य मंत्री जयप्रताप सिंह ने भी वैक्सीन लगवा ली और जो भी वैक्सीन लगवाने के योग्य है उन्हें वैक्सीन लगाने की सलाह भी दी है। वैक्सीन आने के बाद भी, जब से वैक्सीन हमारे देश में निर्मित होके, जब से हेल्थ वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर्स, 60 प्लस, 45, 59, 45 प्लस के जितने भी श्रेणी के लोगों को लग रहा है, उसके बावजूद भी हम बार बार अपील करते हैं जनता से कि अपना मास्क पहनना जरूरी है, 2 गज दूरी रखना जरूरी है।
फिलहाल कोरोना से हालात बेकाबू हैं और दूसरी स्ट्रेन का ये कोरोना तेजी से लोगों को अपनी चपेट में ले रहा है। कोरोना के बढ़ते प्रभाव को रोकने के लिए केवल वैक्सीनेशन और मास्क ही कारगर उपाय है और सभी सरकारें लोगों से 2 गज दूरी और वैक्सीन लगवाने की बात कह रही है। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। अरबों रुपए की माया नगरी पर कोरोना का ग्रहण लग गया है। कोरोना वायरस की दूसरी लहर के बीच कई सेलेब्स भी कोरोना के चपेट में आते जा रहे हैं। सारी सावधानी लेने के बाद भी बीते 7 दिन से बॉलीवुड और टीवी की दुनिया में कई बड़े स्टार्स के कोरोना पॉजिटिव होने की खबर आ रही है। रिपोर्ट देखिए। पूरे देश में सबसे ज्यादा कोरोना का प्रकोप किसी राज्य में देखा जा रहा तो वो महाराष्ट्र है और वहीं मुंबई में तो कोरोना शुरुआत से ही कहर बनकर टूटा था। पहले जहां वो धारावी के स्लम एरिया में फैल रहा था तो इस बार उसने अपने फैलाव के लिए बॉलीवुड फिल्म सिटी को चुना है। बीते 7 दिनों में 20 से ज्यादा बॉलीवुड स्टार कोरोना पॉजिटिव हुए हैं और अब तक कई बड़े बॉलीवुड स्टार इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। एक बार जरा लिस्ट को देखिए, कौन कौन से स्टार कोरोना की चपेट में आए हैं। अक्षय कुमार, गोविंदा, रणबीर कपूर, विक्की कौशल, कैटरीना कैफ, आलिया भट्ट, भूमि पेडनेकर, मनोज वाजपेयी। बारी बारी से बड़े स्टार का संक्रमित होना बॉलीवुड के लिए एक बड़ी परेशानी बनता जा रहा है। एक तरफ जहां कोरोना के कारण सुपरस्टार बीमार पड़ रहे तो वहीं दूसरी तरफ कोरोना की वजह से फिल्मों की शूटिंग और प्रमोशन पर भी बड़ा असर पड़ रहा है और अरबों रुपए की इस इंडस्ट्री पर कोरोना का ग्रहण लग गया है। ये कोरोना बम माया नगरी को अभी कितना और नुकसान पहुंचाएगा, ये अभी कहना बहुत जल्दबाजी होगा। स्पेशल रिपोर्ट, भारत समाचार। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने एनएसए के 120 मामलों में से 94 को रद्द कर दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने कुछ आरोपियों की रिहाई का भी आदेश दिया है। इस रिपोर्ट में देखिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने यूपी सरकार की ओर से 94 मामलों में राष्ट्रीय सुरक्षा कानून यानी कि एनएसए लगाए जाने के आदेश को रद्द कर दिया है। हाई कोर्ट ने यह आदेश 120 मामलों में सुनवाई को लेकर दिया। जनवरी 2018 से दिसंबर 2020 के बीच 120 मामलों में एनएसए लगाया गया था। इन मामलों में हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। 94 मामलों में अदालत ने जिला अधिकारी की ओर से दिए 32 मामलों को भी रद्द कर दिया और बंदियों की रिहाई के आदेश दिए। हाई कोर्ट ने खारिज के मामले 120 में से 94 मामले खारिज किए। 2018 से 2020 के मामले थे सब। 32 मामलों को कोर्ट ने रद्द किया। एनएसए के दुरुपयोग पर उठे सवाल। 94 मामलों में ये पाया गया कि ये जो कोर्ट सरकार ने जो ये रासुका की कार्रवाई की है ये गलत की है और छोटे छोटे मामलों में जैसे कि कोविड-19 के दौरान अगर कोई मेडिकल टीम पर किसी ने ईंटा चलाया, पुलिस वालों से कोई झड़प हो गई तो उन सब लोगों को भी चिन्हित कर करके रासुका में बंद किया गया था। तो इन सभी को कोर्ट ने पाया कि ये देश के प्रति किया गया अपराध नहीं है या ये इसमें रासुका की श्रेणी में अपराध नहीं आता है। लिहाजा उन सभी मामलों को 94 मामलों को कोर्ट ने रद्द कर दिया और ज़्यादातर मामलों में जमानत दे दी और कुछ मामले जो कशिश से संबंधित है वो मामले अलग चल रहे हैं लेकिन उस पर लगाया गया रासुका रद्द कर। इलाहाबाद हाई कोर्ट से एनएसए के मामलों में प्रदेश सरकार को झटका लगा है। उसके बाद से ही विपक्ष भी सरकार की कार्रवाई पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के यूपी प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू ने सरकार पर सवाल उठाते हुए कहा कि ये सरकार एनएसए लगाकर लोगों को परेशान करने का काम करती थी। वहीं सपा नेता अभिषेक मिश्रा ने भी फर्जी मामलों पर कार्रवाई को मनमानी करार दिया। सरकार का चेहरा उजागर हुआ है। निर्दोष लोगों को जेल भेजने की जो ये सरकार की कार्रवाई थी, तमाम जन आंदोलनों को करने वाले लोगों पर, सामाजिक राजनीतिक लोगों पर फर्जी तरीके से एनएसए का जो सरकार ने दुरुपयोग किया था, मैं सम्मानीय न्यायालय को धन्यवाद दूंगा
उन्होंने उन लोगों के साथ न्याय करने का काम किया है। मैं ऑनरेबल कोर्ट से साथ में ये अपील करना चाहूंगा और सरकार से भी कहना चाहूंगा कि अगर सच में आपको एहसास है कि आपने गलती की है, तो जिन अफसरों ने लगाया, गलत तरीके से लगाया, जिन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट एसएसपी ने लगाया, अगर आपके कहने पे नहीं लगाया था, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा टेस्ट होगा। अगर आपके गलत दबाव पे नहीं लगाया था तो उनके खिलाफ कार्रवाई करिए, और ऑनरेबल कोर्ट से भी कहूंगा कि उन्हें ज्यादा नहीं तो कम से कम 1 हफ्ते की जेल जरूर मिलनी चाहिए। आप राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने भी इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर यूपी सरकार की मंशा पर सवाल खड़े किए और कहा कि 80% एनएसए के मामलों को कोर्ट ने खारिज किया है। तो अब हारने के लिए तैयार हो जा चुटकी, ये देख क्वीन मेरी। भाभी देखो ना भैया। अरे पिटारा, खजाना खास पलों का। ऊपर वाले ने इंसान